हाँ जी, हेलो। तो पिछली वीडियो तक हमने मेयर का क्लासिफिकेशन देख लिया है, किस तरह से मेयर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था कर्व के थ्रू। मेंडलीफ ने भी 1869 जिस ईयर में मेयर ने दिया था उसी में इंडिपेंडेंटली अपना लॉ दिया, लेकिन मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने एक रेगुलर इंटरवल पे पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दिया था, जबकि मेयर ने क्या किया था, मेयर ने प्लॉट में दिया था। प्लॉट किसका? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का, जिसमें उन्होंने डेटा क्लियर किया था। तो जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है वो उसका बेसिक क्राइटेरिया एटॉमिक वेट है। उन्होंने इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा के क्लासिफाई किया था। ठीक है, बेसिक क्राइटेरिया एटॉमिक वेट था। इसके हिसाब से जो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ आया वो यह था, द केमिकल एंड फिजिकल properties of elements are periodic थोड़ा क्लियर करते हैं। हाँ, periodic function of their atomic weight। यानी एलिमेंट्स को अगर हम क्या रखें, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखें, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, पीरियोडिकली एक्सप्रेस करते हैं, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अपने आप को शो करते हैं। तो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल हॉरिजॉन्टली लगाया था, जिसमें एलिमेंट्स क्या किए थे, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखे थे। कैसे? हॉरिजॉन्टली मतलब किसमें, जैसे सीधा जो एक लाइन होती है उसकी तरह। ठीक है, तो पर उन्होंने क्या किया था, बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने एटॉमिक वेट ही लिया था। इन्होंने कहा था कि एटॉमिक वेट के ही क्रम पे हम इसको रखेंगे, लेकिन जो सेकंड क्राइटेरिया था उनका वो केमिकल प्रॉपर्टीज था। और किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसके थ्रू निकालते हैं? उसके वैलेंसी के हिसाब से। किससे निकालते हैं? उसके वैलेंसी। यानी वैलेंसी जो हो जाएगा वो सेकंड क्राइटेरिया हो जाएगा किसी भी एलिमेंट्स का। दूसरा, पहला क्या जगह, एटॉमिक वेट, और दूसरा वैलेंसी। यानी ये दो बेसिक क्राइटेरिया हैं। वैलेंसी क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किससे निकलते हैं? वैलेंसी से। तो कई जगह पे ऐसा आया जहाँ पे एटॉमिक वेट से ज़्यादा डोमिनेंस किसको मिला? वैलेंसी को। यानी वैलेंसी ज़्यादा, वैलेंसी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा क्या दिया गया? वैल्यू दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो किसका केस है? इसका टेल्यूरियम ये होता है कौन से ग्रुप के अंदर? इस टाइम पर ये ऑक्सीजन फैमिली में है, पर उस टाइम उसके हिसाब से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें, हाँ, तो जो टेल्यूरियम था, टेल्यूरियम टेल्यूरियम, और इसका सिंबल टी है। इसका जो मास था वो कितना था? 128 था। ठीक है, और इसके सामने आयोडीन था। इसके बाद इसका मास था 127। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आयोडीन को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होना चाहिए, लेकिन अगर हम मास के हिसाब से देखें तो पहले आयोडीन को होना चाहिए, यानी टेल्यूरियम जाके क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ आ जा रहा था। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए मेंडलीफ ने ये कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डोमिनेट करेंगी यहाँ पे। उसके हिसाब से टेल्यूरियम पहले रखा जाएगा, फिर उसके बाद आयोडीन रखा जाएगा। ठीक है, जो कि उसकी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा था, लेकिन ये वन ऑफ द फीचर्स में आता है उसके मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, कि उन्होंने किसको डोमिनेट दिया? टेल्यूरियम का मास को न रख के हमने आयोडीन के कैरेक्टर के हिसाब से उसको, आयोडीन को क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा। तो अब जो हम देख रहे हैं ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से मेन कैरेक्टर थे उसके, तो हम लोग ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग देख चुके हैं थोड़ा बहुत कि उसका लॉ क्या था। तो मेन कैरेक्टर क्या थे जो उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसके मेन कैरेक्टर्स क्या थे? तो सबसे पहले तो उसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। पर ये अभी तक का जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही ऑर्डर अपनाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, वो भी किसके? एटॉमिक वेट पे। तो इसके अलावा मेंडलीफ का जो पहला मेन कैरेक्टर था कि उसने क्या किए थे, 8 वर्टिबल कॉलम दिए थे, जिसमें हाँ, एक्चुअली बुक्स में जो दिया रहता है वो मॉडिफाइड मेंडलीफ टेबल दी रहती है, जिसमें 9 वर्टिबल कॉलम, जिनको ग्रुप्स कहते हैं, वो दिए गए हैं। बट एक्चुअली मेंडलीफ ने केवल कितने दिए थे? 8 ही दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे
नोबल गैसेस डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो इस टाइम पे जीरो ग्रुप जिसको बोलते हैं वो अब दिया गया है, मतलब उसके मैनलीफ के बाद दिया गया, जिन साइंटिस्टों ने उसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था। लेकिन मैनलीफ ने कितने कहा था, 8 वर्टिकल कॉलम कहा था, जिनको इस टाइम पे हम किसके नाम से जानते हैं, ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। और यही जो वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स है, इस टाइम पे 9 दे रखे हैं बुक्स में, 9 वर्टिकल कॉलम। वो कौन सा है, 9 वर्टिकल जो है वो दे रखे हैं किसमें, मॉडिफाइड में। ये चीज याद रखना है आपको, मॉडिफाइड में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ग्रुप जिसको इंक्लूड किया गया है कौन सा है, वो जीरो ग्रुप। ठीक है। इसके अलावा क्या दिए गए, हॉरिजेंटल रोज दे रखे थे। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज कितने थे, 7 हॉरिजेंटल रोज, जिनको क्या कहते हैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम लोग क्या कह देते हैं इस टाइम पे, पीरियड्स कहते हैं। यानी कितने पीरियड्स टोटल, कितने जाएंगे, 7। ठीक है। इस तरह से 7 में जो पहला पीरियड था, जो फर्स्ट पीरियड था, उसके अंदर केवल क्या थे, 2 एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और हीलियम रखे गए थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट या शॉर्टेस्ट पीरियड कह देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड पीरियड था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स। ठीक है, 8 एलिमेंट्स थे, इसलिए उसको कहा गया शॉर्ट, कहा गया शॉर्ट पीरियड। इस तरह से दे गए ये। इसके अलावा जो थे वो थे, एक मिनट थोड़ा, जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड था उसके अंदर थे 18 एलिमेंट्स, इसको कहा गया लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ठीक है। और जो था कौन सा, 6 पीरियड, 6 पीरियड के अंदर थे 32 एलिमेंट्स। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सही करती हूँ। तो जो 6 पीरियड था वो कौन सा था, जिसमें 32 एलिमेंट्स थे, 32 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, लॉन्गेस्ट पीरियड कहा गया, लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है। जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से मेन जो थे ये कैरेक्टर थे मैंडलीफ के पीरियड टेबल के, जिसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे, 9 अकॉर्डिंग टू किसके, मॉडिफाइड मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इनमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट पीरियड्स थे। क्लियर हुई बात। तो इसमें एक और चीज रह गई थी कि एक्चुअली मैंडलीफ ने जो कितने दिए थे टोटल, 7 पीरियड्स दिए थे और 9 क्या दिए थे, रोज। उनमें से एक रोज जीरो ग्रुप है, जो बाद में साइंटिस्टों के थ्रू जोड़ा गया, जिसमें टोटल यानी उसने कितने ग्रुप दिए थे, 8 ग्रुप। तो 8 ग्रुप्स को भी उसने क्या किया था, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए और बी के फॉर्म में। ठीक है, ए और बी किसके बेसिस पे किए थे, उसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेसिस पे उसने 2 अलग अलग ग्रुप में रखा था, क्योंकि जिनकी वैलेंसी एक जैसी होगी उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। तो उसने क्या कहा था कि 2 एलिमेंट्स, हर एक ग्रुप के अंदर 2 और ग्रुप होंगे, जिनको सब ग्रुप्स कहा गया, ए और बी। और रीजन क्या था इनको डिवाइड करने का, उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम और सोडियम को एक ही सब ग्रुप के अंदर रखा गया था। तो लिथियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, Li2O, और सोडियम का क्या था, Na2O, जो वैलेंसी के हिसाब से उनके आता है। तो इस तरह से इन दोनों को सेम उसमें रखा। ऐसे मैग्नीशियम और बेरिलियम को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। यही रीजन था इसका। ठीक है, नहीं अब हम एडवांटेज देखते हैं इसके। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल्स पीरियड टेबल। अब है उसके एडवांटेज, कौन कौन से एडवांटेज हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज था मेंडल के पीरियोडिक टेबल था, जो उसने बनाया था, वो ये था कि जो मेंडल का पीरियोडिक टेबल था वो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन कर पाया एलिमेंट्स का। जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हुए उनमें सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो किसके थ्रू दिया गया, मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के थ्रू। उसने एक रेगुलर बेसिस पे इंटरवल पे एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे मिले थे, इवन जो नहीं मिले थे उनको भी वो अच्छे से क्लासिफाई कर पाया और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाया। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा ये है उसने प्रिडिक्ट किया थे कुछ एलिमेंट्स का। तो प्रिडिक्शन ऑफ
न्यू एलिमेंट्स, उसने मैंडलीफ ने अपने पीरियड टेबल में पहले से कुछ गैप छोड़ रखे थे। गैप क्यों छोड़ रखे थे? सॉरी, बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, एक्चुअली यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, इस वजह से आप लोग उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो प्रोडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स में क्या है, तो नए नए एलिमेंट्स का लगातार क्या हो रहा था, और डिस्कवरी हो रहा था। तो कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पे नहीं खोजे गए थे, तो मैंडलीफ ने ये कहा था कि वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, खोजे जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही गैप छोड़ दिया था। उसका अच्छा एग्जाम्पल एक ये है, गैलियम का है। गैलियम कौन सी फैमिली में आता है? ये बोरोन की फैमिली में आता है। तो एल्यूमिनियम मिल चुका था उस टाइम में, उसके नीचे उसने गैप छोड़ा था गैलियम के लिए, और उसका नाम क्या रखा था उसने? ए का एल्यूमिनियम, गैलियम के लिए, जो बाद में डिस्कवर हुआ। उसकी पहले से ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर दी गई थी कि एक टाइम के बाद एक एलिमेंट मिलेगा, उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, उसकी डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, ऑक्साइड इस तरह का होगा उसका, क्लोराइड इस तरह का होगा। इस तरह के कैरेक्टर पहले दे चुके थे। सेम ऐसे इसके बाद सिलिकन मिल चुका था उस टाइम पे, उसके नीचे एक गैप छोड़ा था जहाँ पे बाद में जर्मनी डिस्कवर हुआ, और उसका नाम क्या रखा था उस टाइम पे? ए का सिलिकन। ठीक है, तो ये बाद में डिस्कवर हुआ। इस तरह से मैंडलीफ ने अपने पीरियडिक टेबल में ये चीज़ पहले से क्लियर कर रखी थी। क्या क्लियर कर रखी थी? कि बाद में कुछ एलिमेंट खोए जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो था वो जो कैरेक्टर था मैंडलीफ की, किसका एडवांटेज में से एक था, वो ये था कि इसने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट का करेक्शन कर दिया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका पहले से एटॉमिक वेट असाइन किया गया था, जो डाउटफुल था और क्लियर भी नहीं हुए थे। तो मैंडलीफ ने अपने पीरियडिक टेबल में किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इस चीज़ को क्लियर किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट जो एटॉमिक वेट होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इस तरह से होना चाहिए। और उसका सबसे मेन क्राइटेरिया होती है वैलेंसी। अगर हमें वैलेंसी पता है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? एटॉमिक वेट निकालते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है बेरिलियम का। तो बेरिलियम का स्टार्टिंग में शुरुआत में असाइन किया हुआ एटॉमिक वेट 13.5 था, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 बताई गई थी। ठीक है, बाद में क्योंकि अगर इसके हिसाब से तो फिर बेरिलियम को किसके बीच में होना चाहिए? बताइए। बेरिलियम अगर 13.5 हुआ तो कार्बन का क्या होता है? 12, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। तो यानी बेरिलियम को इन दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन मैंडलीफ ने अपने पीरियड टेबल में कहा इनके बीच में कोई गैप नहीं है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो। ठीक है, कोई गैप नहीं है। तो इसलिए बाद में बेरिलियम का मैंडलीफ ने क्या किया था? वैलेंसी असाइन की 2। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, और इसलिए इसका एटॉमिक वेट जो आया वो क्या है? 9। तो 9 की वजह से इसको कहाँ रखा गया? कहाँ पे रखा गया? बेरिलियम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बोरोन, फिर आया कौन सा? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह का एक क्या बन गया? उनका सर्कल बन गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेरिलियम तो बहुत आगे होता है इस वजह से। तो अब हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैंडलीफ की पीरियड टेबल में कौन कौन से डिफेक्ट थे। ठीक है, तो ये टेबल काफ़ी हद तक क्या कि सबने इसको अप्रिशिएट किया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे। उसमें पहला जो था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये क्या नहीं कर पाए? क्लियर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? ग्रुप 1 फर्स्ट ए, जो ग्रुप फर्स्ट था उसका ए वाला जो सब ग्रुप है उसके अंदर रखा जा रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज मैच करता है। इसके अंदर कौन से थे? लिथियम, सोडियम वगैरह थे, जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 1। उसके तरफ प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ये सेम ग्रुप 8 के फर्स्ट ग्रुप की, ऐसे ही ग्रुप 8 के सब ग्रुप ए की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था, यानी हेलोजेंस की तरह, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन थे, फ्लोरीन। इनकी वैलेंसी भी बनी होती है। तो मैंडलीफ ये क्लियर नहीं कर पाए कि हमें एक्चुअली इसकी पोजीशन कौन सी देनी चाहिए। ग्रुप किसकी? फर्स्ट ग्रुप के सब ग्रुप ए की, या 8th ग्रुप के सब ग्रुप ए, किस में रखना चाहिए, ये क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो सेकंड था इनका डिफेक्ट जो था वो था एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने ये चीज़ पहले भी कहा था, इनका रोल में तो इन्होंने एटॉमिक वेट को क्लियर कराया है कि इनका एटॉमिक वेट क्या होता है, मेन क्राइटेरिया है। लेकिन बाद में कई जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ क्या नहीं रह पाए, स्टिक नहीं रह पाए अपने रूल पे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जैसे टेल्यूरियम को पहले रख दिया आयोडीन से, और टेल्यूरियम का एटॉमिक वेट कितना है 128 और इसका 127। तो इनका जो लॉ था ये अपने लॉ पे क्या होता है, पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड क्या था, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन नहीं समझा पाए थे। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं ये 6th और 7th ग्रुप रिस्पेक्टिवली इनमें रखे जाते हैं। इनमें एक ही पोजीशन पे 15 एलिमेंट्स रखे गए थे। लेंथेनाइड, जैसे जो लेंथेनाइड आते हैं ये आते हैं 15 एलिमेंट होते हैं, और कहाँ पे, लेंथेनम जो इसका पहला मेंबर होता है उसी पोजीशन पे बाकी अदर 14 मेंबर भी रखे गए, पर ये क्लियर नहीं कर पाए, ऐसा क्यों। ऐसे एक्टिनाइड के केस में ग्रुप 7 में रखे जाते हैं एक्टिनम के बाद, लेकिन इनकी पोजीशन क्लियर नहीं कर पाए थे। हाँ, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक उनमें से एक ही आता है आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं समझा पाए थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, हम जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से, 1H1 जिसका नाम क्या होता है 1H2, इसका नाम क्या होता है 1H3, इसका नाम क्या होता है, ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और ये क्या होता है ट्रिटियम। ये 3 आइसोटोप मिलते हैं हाइड्रोजन के। क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक वेट अलग अलग है, 1, 2 और 3, यानी इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाए मैंडलीफ की इनकी पोजीशन कहाँ है, और अगर ये इस तरह से नहीं रखे जाएंगे तो इनका और क्या पॉसिबिलिटी है रखने का। ठीक है, तो ये भी मेजर ड्रॉबैक था। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट जो था 5th जो था ये है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। कई जगह पे जो सिमिलर एलिमेंट थे उनको अलग अलग कर दिया उन्होंने, सिमिलर एलिमेंट्स एंड ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो किस तरह से, जैसे कॉपर है, कॉपर को Ag और Au के साथ रखा गया था ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो कि ये सिमिलर नहीं है। और जैसे कॉपर और मरकरी सेम है पर इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा उसका मैंडलीफ के पीरियड टेबल का, क्योंकि इन्होंने कई सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग रख दिया और डिसिमिलर को एक साथ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो मॉडर्न पीरियड टेबल आता है। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये अटेम्प्ट किया था कि हम लोग क्या करें, इस अटेम्प्ट जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं इसके जो हमने भी पढ़े उनको हटा पाएँ, उनको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो उनमें से एक जिन्होंने सबसे अच्छा ये चीज़ क्लियर किया वो कौन से थे, उनका नाम था हेनरी मोज़ले। ठीक है, क्या नाम था, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले थे। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉ दिया वो दिया था 1930 में। तो कर क्या रहे थे, इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया, प्लॉट बनाया फ्रीक्वेंसी का, किसके साथ, एटॉमिक वेट के साथ और एटॉमिक मास के साथ, सॉरी एटॉमिक नंबर के साथ। एक बार रखा इन्होंने एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी, और दूसरी बार क्या रखा, ऐसी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने क्या देखा, जब हम लोग एटॉमिक वेट के साथ एक ग्राफ बना रहे थे तो एक ग्राफ क्या हो रहा था, कर्वी हो रहा था, स्लोप शो कर रहा था। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर के साथ बना रहे थे ग्राफ क्या दिखा रहा था, स्ट्रेट प्लॉट दिखा रहा था। और स्ट्रेट प्लॉट का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या हो रही थी, पीरियोडिक फंक्शन हो रही थी एटॉमिक नंबर के केस में। तो वहां से उन्होंने क्या किया था, अपना पीरियोडिक लॉ चेंज किया था। तो उन्होंने क्या कहा था, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज
properties of any element is periodic function of their एटॉमिक नंबर की क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है, यहाँ से फिर ये लॉ चेंज हुआ, उसके बाद टेबल को थोड़ा मॉडिफाई किया गया और क्लियर किया गया। ठीक है, उसके बाद ये पता चला कि एक्चुअली ये जो तरीका है वो ज़्यादा बढ़िया था। ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा आजकल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो अभी आजकल का जो टेबल है इस टाइम पे जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें 18 ग्रुप हैं। ठीक है, और कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। और इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या रखा गया है, पीरियड टेबल के बाहर रखा गया है, जिनको अलग सा क्या मिला है, टेबल में स्पेस मिला है, नीचे रखा गया है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा टोटल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब क्लियर करेंगे ये चीज़। चलो ठीक है।